नमस्कार साथियों, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर संदीप दुल्लड़ हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने के लिए आए हैं वो टॉपिक है अपना ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये टॉपिक अच्छा टॉपिक है और हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। इजी टॉपिक इस सेंस में बोल सकते हैं कि हम रिश्तों से भली भांति परिचित भी हैं, लेकिन कंपटीशन के जो क्वेश्चंस और अपने व्यवहारिक रिश्ते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं उनकी सबकी अपन चर्चाएं करते हैं। यहाँ पे ब्लड रिलेशन में जो हमने चीज़ें सीखी वो चीज़ें क्या हैं कि ब्लड रिलेशन में क्वेश्चंस का जो पूछा जाता है उसमें दो समस्याएं बच्चों को आती हैं। उसमें से सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो ये समस्या आती है कि बच्चे जब क्वेश्चंस को देखते हैं तो उन क्वेश्चंस में एक तो वो रिश्ता नहीं निकाल पाते, और अगर रिश्ता निकाल लेते हैं तो वो ये नहीं जान पाते कि रिश्ता पूछा किसके बारे में है, पिता के बारे में पूछा है या बेटे के बारे में पूछा है। तो इन दोनों चीजों के साथ अपन अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि सर ब्लड रिलेशन होता ही क्या है। तो देखिए, ब्लड रिलेशन के साथ अपन अपनी चर्चा स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन जिसको हिंदी में अपन लोग क्या बोलते हैं, अपन इसको हिंदी में अपन लोग बोलते हैं इसको रक्त संबंध। हिंदी में अपन लोग इसको बोलते हैं रक्त संबंध। और रक्त संबंध की जब भी अपन बात करें तो देखिए ये क्या चीज है, क्या मतलब है, उसका अर्थ समझते हैं। एक पुरुष और एक महिला, उनके द्वारा उत्पन्न संतान और फिर संतान द्वारा उत्पन्न भी एक संतान। तो उन संतानों के मध्य रक्त की समानता के आधार पर जो संबंधों का निर्धारण होता है वो हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं रक्त संबंध। जैसे आप अपने पिता को पिता बोलते हो, लेकिन उनके भाई को क्या बोलते हो, चाचा बोलते हो, बड़ा है तो ताऊ है, तो किसी आधार पर तो बोलते हो। ऐसे हर किसी को अपन चाचा नहीं बोलते। तो जो समानता आती है उस पर बात करते हैं। अब देखो, रक्त संबंध में दो चीजों के ऊपर हमेशा महत्वपूर्ण चर्चा होती है। रक्त संबंध जब भी होगा लोगों के बीच में होगा, यानी यहां पर एक वर्ड लिखा जाएगा। कौन सा वर्ड? व्यक्ति। और जब भी रक्त संबंध अपन निकालते हैं, जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है, कोई बच्चा पैदा हुआ, तो पैदा होते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, बोले बधाई हो बच्चा पैदा हुआ है। तो क्या हम क्या सोचते हैं, यानी एक इंसान के दो जेंडर ही तो सोचते हैं, या तो जेंट्स होगा या लेडीज। तो यहां व्यक्ति का जब भी आपके साथ आए तो व्यक्ति का अर्थ आपको दोनों चीजें समझनी है। व्यक्ति का अर्थ आपके पास क्या हो सकता है बच्चों? पुरुष भी हो सकता है, और व्यक्ति का अर्थ क्या होगा आपके पास है? महिला भी होगा। यहां लोग व्यक्ति का अर्थ पुरुष समझते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना व्यक्ति का अर्थ पुरुष और महिला दोनों होता है। जो आपके लिए अननोन है उसके लिए अपन बोलते हैं, राइट। जैसे अब देखो, पुरुष है तो पुरुष के लिए कैसे पता चलेगा कि पुरुष है, तो हम उसके लिए डिनोट करेंगे प्लस, और महिला है तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम? माइनस निशान लगाएंगे। एक तो ये चीज समझ में आई। दूसरी आई कि सर जब रक्त संबंध की बात करते हैं तो रक्त संबंध का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप लोगों ने अगर देखा होगा, किसी भी एक रिश्ते का नाम लिखो, उस नाम के साथ हम रक्त की समानता को बात समझते हैं। सबसे पहले मान लो मैंने एक नाम लिखा पिता। आप जानते हैं इस पिता के वर्ड के अंदर कितनी चीजें छुपी हुई है? इसके अंदर पूरा ब्लड रिलेशन छुपा हुआ है। कैसे? वो देखो, सबसे पहले जैसे ही आपने पिता का नाम लिया, पिता का नाम लेते ही आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आई? पिता से आपका रिलेशन समझ में आया। पिता से आपका रिलेशन समझ में आया। रिलेशन इन द सेंस मैं ये बोलूं कि जब कभी किसी आदमी ने ये बोला कि वो मेरे पिता हैं, तो जैसे ही इसने बोला वो मेरे पिता हैं तो उनका जेंडर फिक्स हो गया कि वो पापा हैं। तो अब उनके साथ मेरा रिलेशन आया, तो अब मैं भी श्योर हो गया कि अगर वो मेरे पापा हैं तो मैं उनका बेटा या बेटी हूं। गॉट इट? जब भी हम कभी बोलते हैं वो मेरे चाचा हैं, तो चाचा बोलते ही अगला समझ जाता है कि ये भतीजा है या फिर भतीजी। समझ पा रहे मेरी बात को? तो एक का जेंडर फिक्स होता है, लेकिन एक का जेंडर अपन अनुमान लगा लेते हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना वो मेरी पत्नी है ना, तो जैसे आप ऑटोमेटिकली समझ जाते हो आप क्या हैं? पति। वो मेरा भाई है, तो वो मेरा भाई है, इसका मतलब मैं क्या हूं? मैं उसका भाई या बहन हूं। तो सबसे पहले किसी भी रिलेशन में कोई भी नाम आप बोलोगे तो बोलते ही सबसे पहले दिमाग में आपका नाम क्या आएगा? रिलेशन यानी संबंध का नाम आएगा। दूसरा, अब जब भी कभी अपन बात करते हैं तो दूसरा हमारे सामने क्या चीज आती है? पीढ़ी। जैसे ही पापा बोला, पापा बोलते ही आपको दिमाग में क्या आएगा? पीढ़ी। अपन लोकल लैंग्वेज में समझा तो ब्याह शादी हुआ है तो ब्याह शादी के अंदर समठूनी होया करे, और उस जो समठूनी जो प्रोग्राम होता है वहां पर जब सबकी जो पैसे दिए जाते हैं तो वहां पर वो क्राइटेरिया रखते हैं कि ये एक एज वालों को इतना मिलेगा, इससे नीचे वालों को इतना, और इससे नीचे, तो वहां पर वो पीढ़ी के आधार पे करते हैं। पीढ़ी का मतलब है उम्र का गैप होना। तो पीढ़ी यानी दूसरे शब्दों में बात करें तो ये बन जाता है जनरेशन। ये बन जाता है जनरेशन। और बच्चों तीसरी जो अगर मैं यहां पे चर्चा करूं तो यहां पे पिता का नाम बोलते ही हमें क्या पता चल जाता है? जेंडर पता चल जाता है।
जेंडर दूसरे शब्दों में अगर अपन चर्चा करें तो क्या बन जाता है, लिंग पता चल जाता है। और पिता अगर हैं तो जेंडर ऑटोमेटिकली आपको पता है क्या होगा, प्लस। तो किसी भी नाम को लिखते ही उसके अंदर कितने शब्द आपके सामने निकल के आए, 3 शब्द हमारे सामने निकल के आए। और जैसे ये 3 शब्द अगर आप इनकी चर्चा करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किसी भी रिलेशन में एक संबंध के बारे में पूछेगा क्वेश्चन में, और वो संबंध किस आधार पर, पीढ़ी के आधार पर उनका जेंडर क्या है, इन पे। और मोस्टली अगर मैं बात करूं तो रिलेशन तो बोलते ही समझ में आता है, लेकिन उसके अलावा 2 फैक्टर होते हैं। यहां पर एक 2G फैक्टर होता है। 2G फैक्टर का मतलब हो गया, एक फैक्टर 2G का मतलब होगा जेंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा जेंडर, और एक पॉइंट काम करेगा जनरेशन, एक पॉइंट काम करेगा कौन सा वाला, जनरेशन। शायद आप इतनी सी बात को समझ गए। अब हम इस अध्याय के अंतर्गत क्या चीजें पढ़ने वाले हैं उसकी चर्चा करते हैं। जब भी हम ब्लड रिलेशन की चर्चा करते हैं तो हमारे सामने 2 तरह से रिश्ते आते हैं, संबंध की बात। मैं तीनों चीजों को बताऊंगा। सबसे पहले जेंडर रिलेशंस बताऊंगा, फिर पीढ़ी बताऊंगा, फिर जेंडर का कैसे निर्धारण करते हैं वो भी आपको बताता हूं। तो देखो, सबसे पहले रक्त संबंध की बात करते हैं। तो यहां सबसे पहले हम कौन से वाले रिश्ते पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, हम यहां पढ़ने वाले हैं कौन से रिलेशन, जन्मजात संबंध, जो बाई बर्थ रिलेशंस, जो हमें विरासत में मिलते हैं। यानी आप नहीं चाहते थे पैदा होना लेकिन हो गए ना, अब पढ़ो रिलेशन, तो वो है। तो जन्मजात संबंध यानी कि बाई बर्थ रिलेशंस को आपको यहां पर पढ़ना है, बाई बर्थ रिलेशंस। पहला बाई बर्थ रिलेशंस, ओके। जैसे पैदा होते ही आप कहते हो बधाई हो, आपके पोता पैदा हुआ है, बधाई हो, आप पापा बन गए, बुआजी बन गए, तो वो वाले रिलेशंस। दूसरा वाला आता है जिसके घड़ी का सबको इंतजार होता है, कौन से वाले रिलेशंस, विवाह बाद संबंध, यानी आफ्टर मैरिज रिलेशंस। अब यहां पर एक छोटी सी बात जो आपको सबको समझ में आती है, हमें बचपन से जन्मजात रिश्ते बताए जाते हैं, लेकिन कभी भी विवाह बाद है, यानी बचपन से आपको ये तो जरूर बताया जाता होगा कि ये आपके चाचा हैं, ये आपके ताऊ हैं, ये आपके पिताजी हैं, लेकिन कभी भी आपको ये थोड़ी बताया गया ये साला है, ये साली है, कभी नहीं बताया जाता, ओके, क्योंकि ये बाद में आपके कर्मों पे डिसाइड होता है। तो दूसरा वाला आता है आफ्टर मैरिज रिलेशंस, आफ्टर मैरिज रिलेशंस। इस तरह से आपको यहां पर 2 चीजें आपको पढ़नी है। तो हमें सबसे पहले बाई बर्थ रिलेशंस पढ़ने, और दूसरे कौन से पढ़ने, आफ्टर मैरिज रिलेशंस। तो अब सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि संबंधों के बारे में तो हमें संबंध 2 तरह से पढ़ने, एक जन्मजात संबंध और एक विवाह बाद। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आया हमारे सामने कौन सा, पीढ़ी वाला, है ना। तो देखिए, अब उसके बाद अगर अपन बात करेंगे तो अपन को पढ़ना है आगे पीढ़ी वाले रिलेशंस, ओके। तो चलिए अब आए नेक्स्ट। अब सबसे पहले इंसान की बात करते हैं, तो जब भी कभी हम इंसान की बात करते हैं तो उस इंसान की पीढ़ी की चर्चा करते हैं बच्चों। और जब भी हम पीढ़ी की बात करते हैं तो पीढ़ी में कितनी पीढ़ियों की गणना की जाती है, हम लोग 7 पीढ़ी की बात करते हैं, है ना। कसमा भी खाया करा 7 पीढ़ियां की, वो वाली 7 पीढ़ी। अब जब 7 पीढ़ियों की हम लोग चर्चा करेंगे तो उसमें आप हमेशा अपने आप को बीच की पीढ़ी मान लेना। अगर मैं अपने आप को बीच की पीढ़ी मानता हूं, यानी मैं खुद चौथी पीढ़ी में हो गया, 7 का बीच वाला चौथा होता है, ये मैं खुद हूं, ये मैं खुद हूं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं मानता हूं कि आपको हो सकता है आपको पता हो, लेकिन क्वेश्चंस करने की टेक्निक में ये चीजें बहुत काम आएंगी। मैंने यहां खुद की पीढ़ी को मान लिया। अब जैसे मैंने खुद के माना, यानी स्वयं की पीढ़ी को मान लिया। अब मेरे से ऊपर 3 पीढ़ियां होंगी बच्चों, 3 पीढ़ियां ऊपर होंगी, राइट। और मेरे से नीचे भी कितनी पीढ़ियां होंगी, 3 पीढ़ियां ही मेरे से नीचे होंगी, 3 पीढ़ियां नीचे। अब देखो, स्वयं की पीढ़ी का मतलब क्या, मेरी पीढ़ी में कौन कौन लोग आएंगे, घर से स्टार्ट करो। सबसे पहले मैं खुद, मेरा भाई, मेरी बहन, ठीक है, फिर और वो लोग, पत्नी, पत्नी के साथ साला या साली, वो सारे इसमें आएंगे। इसके अलावा और बताओ, चाचा वाले भाई, चाचेरे भाई, मौसी वाले, मौसेरे भाई, बुआ वाले, फुफेरे भाई, मामा वाले, ममेरे, वो सारे के सारे आपके इस पीढ़ी में आते हैं, राइट। इसके बाद जस्ट ऊपर जाओ। अब जैसे ही हम लोग ऊपर जाएंगे तो यहां इस पीढ़ी में हमें कौन मिलेंगे, जस्ट आपसे ऊपर आपको मिलेंगे पिता या माता की पीढ़ी। जस्ट आपसे जैसे ही आप ऊपर गए तो आपको मिले पिता या माता की पीढ़ी, राइट। चलिए, तो यहां से आपको पिता या माता की पीढ़ी की बात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोबारा। देखो, अब इससे ऊपर पीढ़ी में कौन आएंगे, तो उससे पहले आप ये समझें कि इस पीढ़ी में कौन कौन आएंगे। पिता की पीढ़ी में कौन आते हैं, पिता के भाई और बहन। अब भाई है तो चाचा और बहन है तो
बुआ जी, अब बुआ जी के लिए हस्बैंड के तौर पे फूफा जी, और चाचा के लिए चाची, अब बड़ा भाई हो गया तो ताऊ, और ताऊ हो गया तो ताई, वो सारे आते हैं। लेकिन मम्मी के रेस्पेक्ट में जाओगे तो देखो मम्मी वाले रेस्पेक्ट में याद रखा, मैं फॉर मम्मी, मैं फॉर माँ, मामा, मैं फॉर मौसी, मैं वाले रिश्ते चलते हैं उधर। तो मैं मम्मी आ गई, मम्मी की बहन मौसी कहलाती है, और मौसी के हस्बैंड मौसा, और मम्मी का भाई मामा, मामा की वाइफ मामी, ये वाले रिश्ते आएंगे। अब इनसे जस्ट ऊपर जाओ, अब पिता के रूप में गए तो यहां आपको क्या मिला, दादा या फिर क्या मिली, दादी मिली। लेकिन मम्मी के रेस्पेक्ट में गए तो आपको यहां पर क्या मिला, नाना या फिर नानी की पीढ़ी मिली, नाना मिला या फिर क्या मिली, नानी की पीढ़ी। अब देखो कैसे हुआ, बोले हमारा एक लड़को हमारे एक लड़की शादी कर दी और आज आप ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हो, ये वाली बात। तो यहां पे इनके भाई बहन आ जाएंगे। अब जस्ट और ऊपर जाओ तो दादा से जस्ट ऊपर जाओगे पीढ़ी में तो आपको क्या मिलेगा, बोलो पढ़ दादा। आपको क्या मिलेगा यहां पर, पढ़ दादा मिलेगा। मैं लिख देता हूं एक बार, थोड़ा सा विजिबल नहीं है तो, पढ़ दादा। पढ़ दादा भी मिल सकता है या पढ़ दादी भी मिल सकता है, ठीक। लेकिन ये कई बार ऐसा भी तो हो सकता है, पर नाना भी तो हो सकता है, क्योंकि नाना भी तो उसी पीढ़ी में आएगा, या पर नानी भी हो सकता है। क्या इससे ऊपर भी पीढ़ी होती है, सड़दादा, गड़दादा, नड़दादा? कंपटीशन में नहीं होती, बाकी अपने होती होगी, हमने नहीं सुना, लेकिन कंपटीशन में यही तक ही होती है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट आगे। इसके बाद देखो, इनसे जस्ट नीचे आओ। अब जस्ट नीचे आओगे तो आपके पुत्र, टाइम से शादी हो गई तो, वरना फिर चाचा मामा ही कहलाओगे। तो जस्ट आपके पुत्र हो गए तो आपके रेस्पेक्ट में, यानी इस पीढ़ी में जो भी आए थे उनके द्वारा उत्पन्न संतान वो इस पीढ़ी में आते हैं। तो पुत्र या फिर पुत्री की पीढ़ी, पुत्र या फिर पुत्री की पीढ़ी, बच्चों वो चीज आएगी। इसके बाद में जस्ट आओ, अब इस पीढ़ी में कौन आएंगे, इस पीढ़ी में इनके द्वारा उत्पन्न संतान। हम लोग एक संतान, हम जो है हम एक पीढ़ी का निर्वहन करते हैं, राइट। चलो, इनके द्वारा उत्पन्न संतान यानी अपने रेस्पेक्ट में क्या हो गए, पुत्र। तो पुत्र या फिर पौत्री, पुत्र या फिर पौत्री की पीढ़ी, राइट। इनके भाई बहन वगैरह आते जाएंगे। और जस्ट नीचे जाओगे तो और कौन आ जाएंगे, और आ जाएंगे सर नीचे, पर पौत्र या फिर पर पौत्री की पीढ़ी। तो इस तरह से हम लोगों ने इनको 7 पीढ़ी में बांट लिया, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी बातें करते हैं आपके साथ। मुझे एक चीज बताइए आप लोग, आपने महाभारत देखी होगी, उसमें एक वर्ड आया था भीष्म, और भीष्म के साथ बोले थे पितामह भीष्म। ये पितामह कौन सी पीढ़ी में थे, पांडवों से या जो कौरव थे उनसे पितामह कौन सी पीढ़ी में थे, ताकि वो उनके साथ पितामह लगा रहे थे, पिता नहीं लगा रहे थे। वो पीढ़ी थी दादा वाली पीढ़ी। यानी इससे जस्ट इस पीढ़ी में जाओगे तो यहां जो रिलेशंस निकलते हैं उनके लिए जो वर्ड यूज होता है वो कौन सा वाला वर्ड यूज होता है, पितामह। और एक पीढ़ी और ऊपर चले जाओगे तो यहां जो रिलेशंस निकलता है वो निकलता है पर पितामह, राइट। अब इनका इंग्लिश वर्जन ध्यान रखो, पितामह वाली पीढ़ी के इंग्लिश वर्जन होता है ग्रैंड, और पर पितामह वाली का इंग्लिश वर्जन का वर्ड होता है ग्रेट ग्रैंड, ग्रेट ग्रैंड। इस तरह से आपको ध्यान रखना। अब देखो, आप इनको बोलते हो तो ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, बिल्कुल बोलते हो ना, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। तो ये भी तो आपको बोलते हैं ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। इसलिए एक पीढ़ी का बीच में, एक पीढ़ी का गैप आ गया बीच में, तो एक से तीसरी पीढ़ी में जा रहे हो तो ग्रैंड का रिश्ता चलता है, और एक से चौथी 2 पीढ़ी का गैप करके जाते हो तो ग्रेट ग्रैंड का रिश्ता चलता है। अब इस आधार पर मुझे ये बता दो, इस पीढ़ी से आपका जो रिलेशन आएगा वो आएगा ग्रैंड में, ये ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, और इस पीढ़ी से जो रिश्ता आएगा वो कौन सा वाला आएगा, ग्रेट ग्रैंड में। आई थिंक आप ये बात समझ गए होंगे। और अब आप अपने आप को यहां पर समझिए कि आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। ये 3 पीढ़ियां आपका वेट कर रही है कि कब आप जॉब लगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक कि हमने इस चीजों में अपने कुछ चीजें सीखी कि भाई पीढ़ियों का बंटवारा कैसे करते हैं। क्वेश्चंस करेंगे ना तो बहुत काम आएगा। ओके, तो पहला काम हमारा पीढ़ियों का बंटवारा था, वो हमने कर लिया। अब पीढ़ियों का बंटवारा करने के बाद हमें रिलेशंस की समझनी है। तो रिलेशंस में हमारे सामने 2 चीजें आती हैं। एक रिलेशंस कौन से वाले आए, जन्मजात संबंध आए। जन्मजात संबंध का मतलब जो हमें पैदा होते ही मिले। ये देखो, ये क्लासेस जो आपको मैं करवा रहा हूं, इस चीज को बिल्कुल आप मेरे साथ साथ भी लिखना, क्योंकि एक बार इन चीजों को लिखोगे, हो सकता है मैं मानता हूं कि आपको आते होंगे, लेकिन फिर भी रिलेशंस को लिखोगे ना, ताकि इस जाड़ में घूमोगे नहीं। ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसका पीछे
एक सिंपल सा है। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन एक ही शब्द को कहीं भी इधर से पूछेगा। जैसे मैं आपकी बात करूं, आप कहो कि भाई पापा हैं, अब पापा को ब्लड रिलेशन में कैसे बोल सकते हो? आप बोल सकते हो आप मेरे पापा, मेरे बहन के पापा, मेरे भाई के पापा, ठीक है, मम्मी के हस्बैंड, दादा के बेटे, ठीक है, नाना के जवाई, मामा के जीजा जी, ठीक है, और फूफा जी के साड़े, बुआ जी के भाई, चाचा के भाई, माम और मामी के। समझ पा रहे हो मेरी बात को? इस तरह से, तो इस तरह से ये सारे जो रिश्ते हैं, तो आप देखो आदमी एक ही है लेकिन रिश्तों के जाल में कैसे है। तो इसलिए क्वेश्चंस एक ही चीज को अलग अलग तरीके से परोस देगा। इसलिए थोड़ा सा ब्लड जो रिश्ते हैं उनके बारे में थोड़ा सा खुल के अपन को चर्चा करनी है। अब जन्मजात संबंध में हमें क्या मिलता है? तो सबसे पहले हमें जन्मजात संबंध में दो चीजें मिली। जब भी हमारे सामने जन्मजात संबंध आए, हमारे सामने दो पीढ़ियों का बंटवारा हो गया। बोलो, पीढ़ी का बंटवारा हुआ। एक पीढ़ी कौन से रूप में चलेगी? एक पीढ़ी चलेगी पिता के रूप में। तो एक पीढ़ी बन गई हमारे पास कौन सी वाली सर? पिता की पीढ़ी। और एक पीढ़ी कौन सी वाली बन गई हमारे पास? माता की पीढ़ी। एक पीढ़ी बन गई पिता की पीढ़ी और एक पीढ़ी बन गई माता की। पिता की पीढ़ी होती है, इसको हिंदी वर्जन में हम लोग बोलते हैं, ये कहते हैं ना, ये मेरी पैतृक संपत्ति है, तो ये पैतृक बोलते हैं। और इंग्लिश और माता वाली पीढ़ी को क्या बोलते हैं? मैत्रिक बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश वर्जन में पैतृक को बोला जाता है बच्चों पैटर्नल। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, पैटर्नल। और मैत्रिक को बोला जाता है मैटरनल। देखिए, क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में सही क्वेश्चन करना है और उसके लिए पूरा भरपूर ज्ञान होना चाहिए। अब यहां से देखो, जन्मजात संबंध में पिता और माता की पीढ़ी आ गई, लेकिन हमारे सामने यहाँ कौन से रिलेशंस आते हैं? तो यहाँ हमारे सामने मोटे तौर पर मैं बात करूं तो एक रिलेशन हमारे सामने कौन सा आता है? अंकल का। आप जेंडर का बिल्कुल ध्यान रखना, अंकल एक जेंट्स होंगे। दूसरा यहां से वर्ड कौन सा आएगा? आंट का आएगा, आंटी बोलते हैं ना, आंट। तीसरा हमारे पास यहां पर वर्ड कौन सा आएगा? एक कजन वर्ड आएगा। ये वो वर्ड हैं जो आपको जन्मजात मिलते हैं। इसके बाद में एक वर्ड आपके लिए आएगा यहां पर सहोदर। सहोदर क्या होता है बताता हूं। इसके बाद यहां से आपके पास आएगा वर्ड ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड फादर। तो ग्रैंड फादर और नेक्स्ट आएगा ग्रैंड डॉटर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में यहां से आएगा आपके पास नेफ्यू। बच्चों, नेफ्यू एक जेंट्स के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड है। और वर्ड बच्चों आएगा निस। निस जो वर्ड है वो एक लेडीज के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड है। ओके, तो इस तरह से आपको, अब इनका अर्थ क्या है वो सुनो। अंकल का अर्थ होता है पापा की पीढ़ी में पापा, लेकिन पापा की पीढ़ी में, लेकिन पापा नहीं पापा के जैसे। अब देखो, पापा की पीढ़ी में पापा की तरफ से आपको क्या मिलते हैं? पापा की तरफ से हम लोगों को मिलते हैं, देखो, एक तो मिलते हैं चाचा, एक मिलते हैं ताऊ, ठीक है, और मम्मी की तरफ से क्या मिलता है? मामा। ये तो हमें पापा के रूप में मिलते हैं। लेकिन दो आदमी हम इंपोर्ट करते हैं, बुआ जी के लिए फूफा जी, तो वो भी बच्चों यहां पर आते हैं। और मौसी के लिए मौसा जी, तो वो भी इसी में। तो अंकल का मतलब, अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो और कहीं आंसर फूफा आ गया, फूफा ऑप्शन में नहीं है, अंकल है, तो गलत मत कर देना, नन ऑफ दिस मत कर देना, आंसर अंकल होगा। इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आंट का मतलब इन सब की घरवाली, यानी कि चाचा वाली चाची, ताऊ के लिए ताई, मामा के लिए मामी, फूफा के लिए फूफी ना बोलना, यहां पर अपन जो बोलते हैं वो बुआ बोलते हैं, और मौसा के लिए मौसी, ये वाले। और कजन्स क्या होते हैं? कजन्स इनकी औलादे, दो भाइयों की औलादे चचेरी और दो बहनों की औलादे मौसेरी, लेकिन एक भाई और एक बहन की औलादे ममेरी और फुफेरी कहलाती है। तो कजन्स में चाचा वाली औलाद चचेरी कहलाती है, ताऊ वाली तायरी नहीं होती, वो भी चचेरी होती है, मामा वाली ममेरी कहलाती है, बुआ वाली बुआ नहीं होती है, फुफेरी कहलाती है, और मौसी वाली मौसेरी कहलाती है। और अब कजन से हमें यह भी पता नहीं चलता कि भाई है या बहन, तो वो जेंडर दे देगा तब तो ठीक है कि कजन ब्रदर है, कजन सिस्टर है, बाकी आप कजन्स के लिए भाई और बहन दोनों ही यूज करते हो। सहोदर का मतलब हो गया एक ही उदर से जन्म लिया हुआ, यानी सगा भाई। तो देखो, भाई भी दो तरह के होते हैं, एक तो सेम उदर वाले और एक काकता वाला, उनकी बात। अब ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का मतलब हो गया आपसे एक पीढ़ी ऊपर जाना, यानी या तो दादा होगा या फिर क्या होगा बच्चों? नाना होगा।
अब आप खोजोगे सर दादा कैसे, हम तो आज तक दादा ही पढ़ते थे। नहीं, ब्लड रिलेशन में ग्रैंडफादर का मतलब एक पीढ़ी। अब देखो दादा को बोलने का तरीका क्या होगा, पैटर्नल ग्रैंडफादर। क्या बोलेगा, पैटर्नल ग्रैंडफादर, तब दादा होगा, और मैटरनल ग्रैंडफादर बोलेगा तो नाना होगा। इसके बाद में आ गया ग्रैंड डॉटर। अब दादा के रेस्पेक्ट में, डॉटर के लिए रेस्पेक्ट में कौन सा वर्ड यूज करेगा, पोती। पोती यूज करेगा, लेडीज है ना, डॉटर, पोती यूज करेगा। या बच्चों कौन सा वर्ड यूज करेगा, पोत्री यूज करेगा, पोती या पोत्री यूज करेगा। लेकिन नाना के रेस्पेक्ट में कौन सा वर्ड यूज करेगा। अब नाना के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो आप एक वर्ड यूज करेगा, दोहिती, और एक वर्ड यूज करेगा वो यहां से नातिन। तो जेंट्स के लिए नाती और लेडीज के लिए नातिन। और एक वर्ड और यूज करता है, कौन सा वाला, नवासी, ये वर्ड यूज करेगा। अब जब ये अगर ये वर्ड यूज करेगा तो आप मेरी बात को ये बताओ, अगर नाना को ये है तो नाना की ये दोहिती है, तो इसलिए मोस्टली कई कंपटीशन में नाना की जगह आपको देवता वर्ड मिलेगा। तो देवता का मतलब नाना होता है और देवती का मतलब नानी होता है। तो उस चीज का भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब आते हैं नेफ्यू। नेफ्यू देखो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेफ्यू कैसे है कि जैसे मैं आपसे बात करूं, क्या बोला, आपसे बात करता हूं, जैसे मैंने बोला कि भाई ये आपके चाचा हैं, तो चाचा आपको भी तो बोलेंगे ना, क्या बोलते हैं, भतीजा या भतीजी, बुआ भतीजा या भतीजी, और मामा है तो भांजा या भांजी, मौसी है तो भांजा या भांजी। तो इसमें से नेफ्यू जो वर्ड आता है, ये वर्ड यूज करता है भतीजा, जेंट्स वाले रिश्ते, एक तो भतीजा हो गया और एक सर कौन सा वाला वर्ड हो गया, भांजा वाला वर्ड। तो ये दोनों वर्ड किसके लिए यूज हो गए, नेफ्यू के लिए। और निस के लिए इनका फीमेल वर्जन, फीमेल वर्जन का मतलब हो गया बच्चों भतीजी, या फिर कौन सा वर्ड यूज हो गया, भांजी। या तो भतीजी वर्ड यूज हो गया या फिर क्या वर्ड यूज हो गया, भांजी। तो ये वो रिश्ते हैं जो आपको जन्मजात मिलते हैं, उससे अलग नहीं है। ओके, तो आप जैसे वीडियो को पॉज कर लेते हो, लिख लिया करो। ओके, और इन चीजों को थोड़ा सा लिखोगे, एक दो बार करोगे, ये है, एक एक नंबर की फाइट होती है। कभी भी याद रखना, कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है कि ठीक है कर लेंगा, करने वालों के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ आशीर्वाद होता है कि बेटा अगली बार बढ़िया करिए, अब का तो कौन करे। एक एक नंबर की फाइटिंग होती है। जब आप कंपटीशन देने जाओगे तब आपका सामना होगा, तब आप ऐसे नहीं कहोगे कि मैं तो 40 नंबर से रह गया, 50 से रह गया, रहने वाला सिर्फ 1 या 2 नंबर से रहता है। तो यहां पर आपको इन चीजों को हर एक बारीकी से समझना है। तैयारी पूरी होती है, अधूरी तैयारी के साथ पूरा रिजल्ट नहीं आता है। ओके, चलिए तो अपन इस पे आगे चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जन्मजात रिश्ते थे। अब हम जो आते हैं वो आते हैं कौन से वाले रिश्तों के ऊपर, जो हमें मिलते हैं कैसे, विवाह बाद संबंध। विवाह बाद यानी आफ्टर मैरिज रिलेशंस, विवाह बाद संबंध। विवाह बाद संबंधों में होता क्या है, जब भी कभी विवाह होगा तो विवाह हमेशा कपल का होता है, यानी एक जेंट्स होगा एक तरफ और एक तरफ लेडीज होगा। तो जो जेंट्स के रिश्ते हैं उनको लेडीज क्या बोलेगी और जो लेडीज के रिश्ते हैं उनको जेंट्स क्या बोलेगा, ये रिश्तों का एक्सचेंजमेंट होता है, वही आता है। अब देखो विवाह बाद के रिश्तों में अगर अपन चर्चा करें तो सबसे पहले किसी भी इंसान के रिश्तों की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आता है फादर। फादर का मतलब पिता, मदर का मतलब माता, सन का मतलब बेटा, डॉटर का मतलब बेटी, ब्रदर का मतलब भाई, और सिस्टर का मतलब बहन। इस तरह से आपके एक इंसान के, अब इनका हिंदी अर्थ जान लीजिए। फादर का मतलब पापा, मदर मतलब माता, सन का मतलब बेटा, डॉटर मतलब बेटी, ब्रदर का मतलब हो गया भाई, और सिस्टर का मतलब हो गया बहन। राइट। अब देखो जैसे ही इन फादर, याद रखना ये हिंदी में नहीं आते, इंग्लिश में आएंगे। अब इनके आगे नाम लगेगा इन लॉ। अब जैसे ही इन लॉ लग गया तो इन लॉ लगने का अर्थ हो गया कि अब आप कानून के अंतर्गत आ गए। तो अब जो आपके पापा हैं वो अब आपकी वाइफ क्या बोलेगी या आपका हस्बैंड क्या बोलेगा आपके पापा को, तो वो बात। तो फादर का मतलब होता है पिता और फादर इन लॉ का मतलब होता है नए वाले पिता, यानी लिखा जाता है क्या, ससुर। ससुर भी लिख सकते हैं और कई बार सवसुर भी लिखा जाता है इस तरह से। लेकिन ये तो वो ससुर हो गए जो सागी है, लेकिन काकताओं भी काक ससुरो, माम ससुर, है ना, फुफेर ससुरो, मोसेर ससुरो, वो भी सारे के सारे इसी में आएंगे। तो कई बार आप क्वेश्चन सोल्व करें और क्वेश्चन सोल्व करते, इंपॉर्टेंट बात है सुन लेना, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें और क्वेश्चन सोल्व करते हुए आपको पता चल गया माम ससुर आ रहा है, तो ऑप्शन की घबराने की जरूरत नहीं। अगर माम ससुर नहीं है तो फादर इन लॉ चल जाएगा। राइट। मदर का मतलब हो गया माता और मदर इन लॉ का मतलब हो गया नई वाली माता। और जब नई वाली माता की चर्चा करते हैं अपन, तो नई वाली माता के लिए क्या यूज करेंगे अपन, सास यूज करेंगे। ठीक है, सास। यहां धर्म के रिश्ते नहीं आते हैं, यहां खून के रिश्ते आते हैं। ओके, सास आ गया। अब सास आ गया तो ये तो सास है, बाकी काक सासू, मामेर सासू, बुआर सासू, मोसेर सासू, वह भी सारी सास ही तो हैं। ओके, तो वो सारे यहां पे आते हैं।
इसके बाद में सन, सन का मतलब बेटा, और सन इन लो, सन इन लो का मतलब होता है नए वाला बेटा। और नए वाले बेटे की अगर अपन बात करें तो वर्ड आता है दामाद, या फिर वर्ड क्या आता है जवाई। ओके, तो दामाद या जवाई, पावना पूर्णा मत करियो। इसके बाद में डॉटर, डॉटर का मतलब हो गया बेटी, और डॉटर इन लो, डॉटर इन लो का मतलब हो गया नई वाली बेटी। अब जब नई वाली बेटी की बात करेंगे हम लोग, तो नई वाली बेटी क्या होती है, शुद्ध रूप में सबसे बढ़िया वर्ड है पुत्रवधू, यानी एक लड़की का एक परिवार में बेटी के रूप में नया जाना, पुत्रवधू। पुत्रवधू की जगह कई बार वर्ड आता है बहू। बहू का मतलब भी बात वही है, ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि बहू में पत्नी नहीं होगी। जैसे कई बार बोलेगा ना कि गीता श्याम की बहू है, तो इसका मतलब श्याम के बेटे की बहू है, खुद के लिए पत्नी वर्ड यूज करेगा। अब देखो, अगर बहू ही है तो फिर यहां पर दो तरह की बहुएं और होती है। अगर पोते की बहू है तो क्या कहलाएगा, पतोहू, पोते की बहू पतो। अगर आप किसी के पोता लगते हो तो अगर आपकी वाइफ होगी तो वो आपके दादा के रेस्पेक्ट में पतोहू कहलाती है। और नाती, अगर आप नाती लगते हो, नाना की तरफ से हो, तो आपकी वाइफ क्या कहलाएगी, नतोहू भी कहलाएगी। तो इसका भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके, आगे आइए। फिर आ गया ब्रदर। ब्रदर का मतलब होता है भाई, और ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है नए वाला भाई। अब ब्रदर इन लॉ नए वाला भाई है, इसको कैसे समझेंगे, तो इसको समझने के लिए सुनो, आपको आपकी वाइफ की पीढ़ी में भाई के रूप में क्या मिलता है, और आपकी वाइफ की पीढ़ी में वाइफ को क्या मिलता है वो देखो। तो आपको आपकी वाइफ की पीढ़ी के रूप में मिला सबसे पहले साला, एक तो साला मिलता है, और एक दूसरा क्या मिलता है, साडू भाई, राइट। साडू यानी कौन, दो बहनों के पति, राइट, साडू मिल सकता है। इसके अलावा और अगर आपको आपकी पीढ़ी में बात करें तो आपको आपकी पीढ़ी में जीजा या बहनोई मिल सकता है, जीजा भी बोला जाता है यहां पर, और कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बहनोई भी बोलते हैं। तो जीजा या बहनोई मिल सकता है। अब थोड़ी सी बात करो, अब आपकी वाइफ के रेस्पेक्ट में आओ। अब आपकी वाइफ के रेस्पेक्ट में आओगे तो आपकी वाइफ को आपकी पीढ़ी में क्या मिला, तो जो आपका बहनोई है वो आपकी वाइफ का क्या लगेगा, ननदोई भी लगेगा, क्योंकि आपकी वाइफ कि आपकी बहन आपकी वाइफ की क्या लगी, ननद, और ननद का क्या हो गया, ननदोई। अभी मेरी वाली बात हो सकता है उनको थोड़ी सी तकलीफ दे जाए जिनकी शादी नहीं हुई, बाकी तो शादी वाले तो समझ रहे होंगे इन चीजों को, ननदोई हो गया। इसके अलावा और बताओ, आप इकलौते हो तब तो ठीक है, लेकिन आपका छोटा भाई या बड़ा भाई है तो दो रिश्ते और मिलते हैं। एक रिश्ता मिलता है देवर के रूप में, और एक रिश्ता किसके रूप में मिलता है, जेठ के रूप में। तो इस तरह से ये सारे के सारे रिश्ते हैं ब्रदर इन लॉ में काउंट होते हैं। तो किसी क्वेश्चन का आंसर साडू आ गया, ऑप्शन में साडू नहीं है तो ब्रदर इन लॉ चल जाएगा, सही होगा। अब सिस्टर हो गया, सिस्टर के साथ आगे वर्ड जोड़ेंगे तो सिस्टर इन लॉ, और सिस्टर इन लॉ की चर्चा करते हैं। अब सिस्टर इन लॉ में साले के लेडीज के रूप में मिलेगा तो एक तो साली मिल गई, एक आपको क्या मिल गई, भाभी मिल गई, तो साली आ जाएगा, और क्या आ जाएगा आपके पास, भाभी आ जाएगा। इसके बाद में और बताओ, एक लेडीज के रूप में आपकी वाइफ को मिली ननद, और उसके बाद में आपको क्या मिली, देवरानी, और एक क्या आपको मिल गई, जेठानी। इस तरह से आपको ये सारी चीजें मिलती, राइट। लेकिन यहां दो चीजें और आएंगी, दो चीजों में दो चीजें आएंगी, उन चीजों को भी मैं थोड़ा सा आपके साथ चर्चा कर लेता हूं। दो चीजों में क्या आएगा, एक तो ये आएगा भाई की पत्नी, एक क्या वर्ड आएगा, भाई की पत्नी। और भाई की पत्नी को हम लोग क्या लिखते हैं सर, हम लोग लिखते हैं उसको भाभी, लेकिन भाभी जो होता है ना, उस वर्ड को कई बार ये भाभी ना लिखकर लिखेगा भव है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरा आएगा साले की पत्नी। साले की पत्नी को हम लोग क्या बोलते हैं, सालेली बोलते हैं क्या, और जब सालेली बोलते हैं तो सालेली नहीं लिखेगा, वो यहां लिखेगा वर्ड सलहज। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग इन तरह के वर्ड को, राइट। दरमेला वाला रिश्ता हो को नहीं, आपने इकले बा को ध्यान रखना को नहीं। ओके, तो यहां तक की अपनी चर्चा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा नेक्स्ट। अब देखिए, अभी तक अपन ने ब्लड रिलेशन में जो चीजें सीखी उसके अंदर हमने सीखा कि भाई पीढ़ी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशंस जो जन्मजात होते हैं उनको कैसे रिलेट करते हैं, और उसके बाद में वो रिलेशंस जो शादी के बाद यानी विवाह बाद के रिलेशंस आते हैं। अब इन सबको रिलेट करने के बाद हम कुछ चीजें हैं जिनको हमें यूज करना है। वो क्या चीजें हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर दो ही बातें सीखी। क्या सीखा हमने, यहाँ पर जो चीजें सीखी वो पीढ़ी के रिलेटेड सीखी। और देखिए इन सब क्वेश्चंस में हमने पीढ़ी के बारे में जानकारी जुटाई, तो हमारे सामने दो चीजें निकल के आई कि हमारे परिवार में जो पीढ़ियां होती है उसमें दो पीढ़ियां होती हैं। या तो एक पीढ़ी रहती है समान पीढ़ी के रूप में, समान पीढ़ी का मतलब समान आयु के लोगों की पीढ़ी, और दूसरी होती है कौन सी वाली, असमान पीढ़ी।
अब देखो ये आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा कि समान पीढ़ी है या असमान पीढ़ी है, तो मैं आपको बता देता हूं कि समान पीढ़ी का मतलब वो रिश्ते जो समान पीढ़ी को बताते हैं, जैसे वो मेरा भाई है, वो मेरा साला है, वो मेरा चचेरा भाई है, इस तरह से, है ना, ये वाले। लेकिन असमान पीढ़ी में जैसे कहूं वो मेरे दादा हैं, वो मेरे पिता हैं, वो मेरी मौसी है, वो मेरा बेटा है, वो मेरा पोता है, तो ये वाले जो आते हैं वो असमान पीढ़ी में आते हैं। और जब समान पीढ़ी को हम थोड़ा सा और डीपली एनालाइज करते हैं तो यहां पर जन्मजात रिश्ते में भी आते हैं और विवाह बाद वाले रिश्ते में भी आते हैं। तो जन्मजात रिश्ते में हमारे पास मिलते हैं भाई और बहन, भाई और बहन मिलते हैं, लेकिन जो विवाह बाद वाले रिश्ते आते हैं वहां पर हमारे सामने सेम पीढ़ी में पति और पत्नी भी आते हैं। अब आप कहेंगे सर ये दोनों को अलग क्यों रखा, साला वगैरह को भी क्यों नहीं, कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है अपन खुद के परिवार से रिलेट करके चलते हैं। तो देखो अब भाई और बहन की अगर अपन चर्चा करते हैं तो भाई और बहन में देखो, जैसे मैंने बोला वो मेरा भाई है, तो ऑब्वियसली भाई बोलते ही समान पीढ़ी होगी, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम हो गई कि अगर वो मेरा भाई है तो मैं क्या हूं, भाई भी हो सकता हूं और बहन भी हो सकता हूं। तो यहां से भाई और बहन की जब हमने चर्चा करी तो इनको डिनोट तो इस तरह से करते हैं, समान पीढ़ी के रूप में डिनोट करते हैं, राइट। लेकिन ध्यान रखना यहां जेंडर नहीं, लेकिन जैसे ही पति और पत्नी बोला तो पति बोलते ही जेंडर प्लस होता है और पत्नी बोलते ही माइनस। तो ये एक विपरीत लिंगी होते हैं, ये एक युग्म होता है। युग्म में अगर एक का जेंडर पता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। अब देखो पति पत्नी जब भी अपन डिनोट करेंगे अपने संबंध में तो हम ऐसे ही कर्व्ड लाइन बनाएंगे, करवा चौथ वाला चांद बनाएंगे आधा। अब इसमें एक तरफ पति होगा उसको प्लस से डिनोट कर देंगे, एक तरफ माइनस होगा उसको पत्नी के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर हुई यहां तक बात। अब इसके बाद आते हैं असमान पीढ़ी। असमान पीढ़ी का सीधा सा तात्पर्य यह है बच्चों कि पीढ़ी में अंतर होना। अंतर होने का मतलब किसी पर्सन की जिसकी आयु ज्यादा है उसको ऊपर रखना और जिसकी आयु कम है उसको नीचे रखना, यह हमारे पास आता है असमान पीढ़ी का पॉइंट। क्लियर हुई यहां तक बातें, बिल्कुल। तो आपको यहां से ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। बाकी जेंडर मैंने बता दिए प्लस और माइनस। तो हम तीन नोटेशन यहां पर यूज करने वाले हैं। तीन नोटेशंस में से एक नोटेशन हम ये वाला यूज करेंगे, एक नोटेशन हम ये वाला यूज करेंगे, एक हम ये यूज करेंगे और एक हम ये यूज करेंगे असमान पीढ़ी वाला। तो इस तरह से अब इनको यूज करने के बाद इस अध्याय में हमें कितने तरह के रिश्ते कितने तरह के क्वेश्चंस के टाइप्स आते हैं उनकी अपन आगे चर्चा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। अब देखो इस टॉपिक में कितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो यहां टोटल 4 टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। 4 में सबसे पहले आता है समूह आधारित। जब भी हम समूह की बात करते हैं तो आप समझ जाओगे 2 या 2 से ज्यादा लोगों की चर्चाएं होंगी। और जब भी समूह आधारित प्रश्न आएंगे ना, यहां पर 2 तरह से क्वेश्चंस आएंगे। यहां पर या तो नाम लिखेगा वर्ण के रूप में, वर्ण का मतलब ए से लेके जेड तक के लोगों को कहेगा, ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, सी डी का पिता है, ई एफ का चाचा है, इस तरह से। और दूसरा बच्चों यहां नाम लिखेगा क्या, नाम से, जैसे राम श्याम की बहन है, श्याम मोहन का पिता है। यहां पर एक छोटा सा कंफ्यूजन भी आता है, मैं उससे भी आपको शेयर करता हूं। यहां नाम के आधार पर अपन अपने राजस्थान के स्टैंडर्ड में अगर बात करें तो नाम के आधार पर क्या अपन जेंडर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में कर लेते हैं, लेकिन वैसे नाम के आधार पर जेंडर आइडेंटिफाई होता नहीं है। जैसे मैं अगर कहूं भाई उसका नाम मुकेश है, तो मुकेश तो गर्ल्स का भी होता है, बॉयज का भी होता है, कमलेश, विनोद, इस तरह से। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो उन क्वेश्चंस में वो स्पेशल से ही नाम रखता है, और वो स्पेशल से नाम कौन से होते हैं उनको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि वो किस तरह से उन नाम्स को यूज करता है। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई वो नाम दिए कैसे हैं, हम उनको कैसे संबंधित करेंगे, कैसे उनको यूज करेंगे। तो ये नाम के आधार पर अपन जेंडर आइडेंटिफाई तो कर लेंगे, लेकिन बड़े स्टैंडर्ड के एग्जाम होते हैं ना, वहां पर नाम के आधार पर जेंडर मत करना। तो वहां पर यही देखना कि राम मोहन का पिता है, तो पिता होने का मतलब अब राम जेंट्स है, तो थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना। बाकी अपने एग्जाम में दिक्कत नहीं आती राजस्थान की स्टेट में, लेकिन कई अगर बड़े एग्जाम में आप देखने जाओ तो वहां पर इन चीजों को ध्यान रखना। ओके, चलो दूसरा आता है परिवार में कुल सदस्य संख्या। कुल सदस्य संख्या का मतलब होता है, यहां पर 2 तरह से क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन कौन से वाले बनते हैं, एक क्वेश्चन बनता है रिश्तों के आधार पर, रिश्तों के आधार पर सदस्य संख्या। एक क्वेश्चन बनता है रिश्तों के आधार पर सदस्य संख्या। ये कैसे, मतलब रिश्तों के आधार पर सदस्य संख्या का मतलब होगा, आप अपने आप को ले लीजिए, आप किसी के बेटे भी हो, किसी के भाई भी होंगे, हो सकता है किसी के पति होंगे, पत्नी भी हो सकती है, बहन भी हो सकते हैं, किसी के भांजे होंगे, पोते होंगे, भतीजी होंगी। ओके,
साली भी लग सकती हैं, जीजा भी हो सकते हैं, बहन ननद भी हो सकती हैं, बहनोई भी हो सकते हैं। आई थिंक सब कुछ मैं आपको, तो क्या इन सब के लिए आप अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं, आप खुद भी अकेले। तो यहां पर आपको रिश्ता देगा और रिश्ते के आधार पर बात करेगा। जैसे कहेगा एक परिवार में 2 दादा हैं, एक दादा है, 2 पिता है, इस तरह से, तो वो चीजें आएंगी। और दूसरा आएगा, आपको रिश्ते नहीं देगा, बस जनरली बोल देगा। जैसे अपन शादी वगैरह में जाते हैं तो आपसे पूछता है कौन कौन गए, तो बोले मैं गया, मेरे पापा गया, मेरी पत्नी थी, 2 बच्चे थे, तो सबको जोड़ लिया, इस तरह से। तो एक तो आएगा रिश्तों के आधार पर सदस्य संख्या, और एक आएगा अलग अलग सदस्यों के आधार पर, नाम दे देगा अलग अलग सदस्यों के आधार पर। तो इन 2 टाइप्स की अपने को चर्चा करनी है। बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक सा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, हर चीज को कवर करते हुए बढ़िए। आइए फिर दूसरा आता है तस्वीर या व्यक्ति की ओर संकेत आधारित, यानी किसी पुरुष ने किसी महिला की ओर संकेत किया, किसी ने बच्चे ने किसी पुरुष की ओर संकेत किया, इस तरह से आएंगे। इनके बाद में इनका रिश्ता देगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, हमेशा ये होता है कि 2 लोगों के बीच में चर्चाएं होती हैं, 2 लोगों के बीच में चर्चाएं होती हैं। ए ने बी की ओर इशारा करके कहा, बी ने सी की ओर इशारा करके, इस तरह से, या राम ने श्याम की ओर, या फिर एक पुरुष ने एक महिला की ओर, और इस आदमी का किसी तीसरे आदमी से रिश्ता देगा, और इस आदमी का भी उससे तीसरे से देगा, और इन दोनों का क्या पूछेगा आपस में। जब मैं टाइप डिस्कस करूंगा तो बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आता है क्या, कोड आधारित। कोड आधारित टाइप बच्चों, ये जो तीनों टाइप है ना, इन टाइप का यहां पर मिक्सचर होगा। मिक्सचर होगा। मिक्सचर का मतलब, यहां पर कोड का मतलब है समूह की भी बातें आएंगी, परिवार के सदस्यों की भी बातें आएंगी, आप और बाकी भी डीपली जानते हो। तो कोड का मतलब क्या है, जैसे अगर आपने कई बार ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, a@b, और इसको लिखा मिलेगा ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। तो अब देखो, अगर मैं इस लाइन को ऐसे बोलता हूं ए बी का पिता है, तब तो ये समूह आधारित है, लेकिन इस पूरी लाइन का अर्थ ये बना दिया इसने, तो ये वाला जो टाइप आएगा वो कौन से में आएगा, कोड आधारित में आएगा। बिल्कुल समझ गए। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले समूह आधारित के ऊपर। आइए नेक्स्ट। अब देखो, जब भी अपन समूह आधारित की बात करेंगे तो मैंने बता दिया आपको कि यहां पर 2 तरह से रिश्ते आएंगे, नाम दे करके और वर्णों को दे करके। तो मैं उन चीजों पर आने से पहले कि इसके लिए हमें क्या चीज बेसिक है, हमें क्या सीखना है, मैं आपको यहां पर बात बताता हूं। पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग, और इस क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, और इसका आंसर क्या होने वाला है आप इसको प्रिडिक्ट करिए। इसका आंसर क्या होने वाला है आप इसको प्रिडिक्ट करिए, और पढ़ते ही क्या आंसर आता है अपना आंसर लॉक करना। जहां भी बैठे हो आप, मेरी बात सुन रहे हो, आप अपने इसको आंसर को लॉक करना। ओके, शायद सबका आ गया होगा आंसर। इसके बाद अपन इस पे और आगे चर्चाएं करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी चाहते हैं। देखो, समूह आधारित की अगर हमको चर्चा करनी है तो समूह आधारित में हमारे पास रिलेशंस देगा। अब जैसे रिलेशंस देगा उनमें मैं बात करता हूं। जैसे सबसे पहले इसने रिलेशन दे दिया, लिख दिया ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं या बहन है। तो देखो, जब भी और लग जाए ना, तो और का सीधा सा मतलब क्या समझना, दोनों के लिए बात हो रही है। ए और बी क्या है, भाई है। अब इसी बात को ऐसे भी बोला जा सकता है, ए बी और सी की बहन है। कुछ बातें लिख रहा हूं, आप बस मेरे बात को सोचते जाना कि कैसे इनको रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। और एक ऐसे भी लिख सकता हूं, भाई हैं, और एक ऐसे लिख सकता हूं, ए बी का भाई है। एक यहां से ये लिख सकता हूं, ए बी का पिता है, और यहां से ये लिख सकता हूं, ए बी की पुत्री है।
मैंने कुछ इस तरह से आपके सामने रिलेशंस लिखे, हमें इन रिलेशंस को डिनोट करना है। आपके क्वेश्चंस में ऐसे ही मिलेगा। समूह का मतलब मैंने बताया आपको कि वर्ण या ये मिलेंगे। अब हमें यहां समझना ये देखो, तो पहला नाम क्या आया, और का मतलब है दोनों, और दोनों भाई हैं। भाई होने का मतलब दोनों ही क्या है, प्लस। ये इंपॉर्टेंट है, ये सीखना। ब्लड रिलेशन के अंदर 90% क्वेश्चन सिर्फ इसी पार्ट से, इस लाइनों से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसने बोला ए और बी दोनों भाई हैं, इसका मतलब ए भी भाई है और बी भी भाई है। और ये लाइन मैंने ऐसी क्यों लगाई, क्योंकि भाई होना किसको डिनोट करता है, भाई होना समान पीढ़ी को डिनोट करता है। तो समान पीढ़ी के लिए ये लाइन आएगी। क्लियर होगी बात। तो भाई बहन वो वाली बात। अब आगे वाला स्टेट पढ़ो। देखो किसने कहा, ए बी और सी की क्या है, बहन है। ए किसकी बहन है, तो बी और सी, ये रहा बी और ये रहा सी, और इन दोनों की बहन कौन है, ए। अब ये ए बहन है, इसका मतलब ए के ऊपर माइनस आएगा इस बार। यहां और बोला था दोनों पर आया, लेकिन अब क्या बोला, बी और सी की बहन कौन है। इस लाइन को ऐसे पढ़ा जाता है, बी और सी की बहन कौन है, ए है। तो बी और सी की बहन ए है। तो बी और सी क्या है, हमें नहीं पता। बी भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, सी भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। ये बात कैसे बोली, मैंने कहा हम दोनों भाई हैं, आपस में भाई है, तो मैं भी भाई हूं, वो भी भाई। लेकिन मैं कहूं वो मेरा भाई है, अगर वो मेरा भाई है तो मैं क्या हूं, मैं उसका भाई या बहन दोनों हो सकता हूं, लेकिन वो मेरा भाई है। तो इसे ये लाइन का ये मतलब। अब देखो यही बात मैंने लिखी, ए बी और सी क्या है, भाई। तो इस की का अर्थ समझ में आया होगा आपको। ए बी और सी क्या है, भाई। तो इसका मतलब ए भी भाई है, बी भी भाई है, और बच्चों क्या है, सी भी भाई है। तो शायद आप अंतर समझ गए होंगे इन लाइनों का। इन लाइनों का गड़बड़ घोटाला है, वो समझना आपको बहुत जरूरी है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ठीक है, अब आगे चलो, और इस लाइन से रिलेशन समझना। यहां बोला ए और बी भाई हैं, और यहां मैंने बोल दिया ए बी का भाई। अब भाई होने का मतलब समान पीढ़ी होगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बी का भाई कौन है, ए। तो बी का भाई, भाई समान पीढ़ी में होगा, और भाई ए है। अब बी क्या है सर, बी प्लस भी हो सकता है, और बी क्या हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। क्योंकि बी का भाई ए है, लेकिन बी क्या है, भाई या बहन में से कुछ भी हो सकता है। और जब कुछ भी हो सकता है तो इस लाइन को देखो, पढ़ने का तरीका बच्चों ये भी बोला जा सकता है क्या, कि बी का भाई ए है। तो आप एग्जाम में घबराना मत कि अगर ऐसे भी लिखता है तो भी यही बात है जो ऊपर लिखी है। ए बी का भाई है या बी का भाई ए है, दोनों का मतलब एक ही रहने वाला है। तो यहां दोनों का मतलब एक है। अब बोलो ए बी का क्या आ गया, पिता। जैसे ही पिता नाम आता है, पिता नाम आते ही हमारे सामने क्या चीज दिमाग में आ जाती है सर, दिमाग में आ जाती है असमान पीढ़ी। देखो ये नोटेशंस हम यूज नहीं करेंगे ना तब तक है, क्योंकि हम खुद पर मान सकते हैं लेकिन हर चीज को नहीं मान सकते। ए बी को नहीं मान सकते अपन। तो ए बी का पिता है। अब अगर बी का पिता है तो ये रहा बी, और पिता होना मतलब एज में ज्यादा होगा पिता, और पिता है तो ए है, और ए का जेंडर प्लस होगा क्योंकि पिता प्लस होता है, और माता होती तो माइनस होगा। तो बी का पिता ए हो गया। अब बताओ बी क्या होगा सर, बी बेटा भी हो सकता है या फिर बेटी भी हो सकती है। क्लियर हुई मेरी बात। चलिए अब यहां से आ गया हूं नेक्स्ट। इसने बोला ए बी की क्या है, पुत्री है। अगर ए बी की पुत्री है तो ये रहा बी, और बी की पुत्री ए है, तो ए का जेंडर क्या हो गया, माइनस, क्योंकि पुत्री है। और पुत्री बोलते ही पीढ़ी का अंतर होगा, बिल्कुल होगा। ए पुत्री है तो बी क्या है, अब मैं कहूं ना बी की पुत्री ए है, तो बी क्या है, अगर पुत्री बोला तो ये तो पिता भी हो सकता है या फिर माता भी हो सकती है। बोलो बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। अब यहां तक कि आपको रिलेशंस में कुछ चीजें समझ में आई होंगी कि हम किस रिश्ते को कैसे लिखते हैं। तो ये जो नाम आते हैं इनसे हमें पीढ़ी का आइडिया लगता है, प्लस जेंडर का आइडिया लगता है। बाकी जेंडर किस पर ट्रांसफर होगा वो मैंने आपको यहां पर सिखा दिया। देखिए समूह आधारित में हम लोग है ना दो चीजों पर चर्चा मोस्टली करते हैं। उनपे एक तो सबसे पहले बात करते हैं जेंडर ट्रांसफर पे। सर जेंडर ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि भाई ये प्लस या माइनस, जैसे ये बोल रहा है, इसने बोला ए बी का पिता है, तो भाई पिता तो है लेकिन कौन पिता है, ए है या बी है, ये जेंडर ट्रांसफर होता है। तो एक तो जेंडर ट्रांसफर की बात करते हैं, और दूसरा हम लोग बात करते हैं पीढ़ी की, जनरेशन। दूसरा हम लोग बात करते हैं जनरेशन यानी कि पीढ़ी की। तो एक तो आपको यहां पे उनके लिंक की पता करनी है कि भाई वो क्या चीज है, जेंट्स है या लेडीज है, और दूसरा उनकी पीढ़ी की बात कर रही है। संबंध तो वो बताता ही है, पिता है, माता है, भाई है। ये कभी भी याद रखना एक बात, जब भी आपको क्वेश्चन आता है
कभी भी आपके पास जब क्वेश्चन आता है तब आप एक ही चीज का ध्यान रखिएगा, वो क्या कि आपको रिलेशंस के आधार पर आपको संबंध में जब भी चाचा बोले तो चाचा मत बनाइएगा, पहले पिता और पिता का भाई इस तरह से बनाइएगा। अब देखो यहां पर अपने चर्चा करी, अब मैं कुछ रिलेशंस और लिखता हूं। जैसे मैंने लिखा ए बी का पति है, ए बी का पति है, या बच्चों मैं यहां ये लिख देता हूं ए बी की पत्नी है, ये लिखा। देखो एक चीज बताऊं, अब मैं चाहता तो डायरेक्ट भी क्वेश्चंस पे आ सकता था, लेकिन क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं आपका बेस स्ट्रॉन्ग करूं ताकि आपके पास क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए और वो आपको परेशान ना कर सके। थ्योरी स्ट्रॉन्ग होगी तो है, कॉन्सेप्ट हमेशा बिल्ड होना चाहिए। अब इन दोनों के डील देखो, जब भी मैंने बोला पति या पत्नी आए, आप इस तरह से करवा चौथ वाला चांद दिखा दे, तो इसके एक तरफ ए होगा और एक तरफ बी होगा। अब देखो ये जेंडर क्या कहता है, अब ये जेंडर ये कहता है, यहां से इसने क्या बोला, जैसे इसने बोला क्या बोला कि देखो बी का पति, यानी ये बी और इसका पति कौन है, ए पति है। जब ए पति है तो बी क्या होगी, ऑब्वियसली। तो अब यहां पर देखो हमने जितने भी यहां पर क्वेश्चंस लिए, जितने भी हमने यहां लिए, यहां पर देखो बी के जेंडर में गड़बड़ है, यहां हमने लिया बी के जेंडर में गड़बड़ है, यहां हमने लिया बी के जेंडर में गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि हमें आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा। यहां भी बी के जेंडर में गड़बड़ है क्योंकि उसने दिया नहीं, तो हमने प्रिडिक्ट किया कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जैसे ही आपको यहां पर इसने ये बोल दिया कि भाई ये इसका पति है या पति है, तो ऑब्वियसली बी उसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। तो अंतर समझ में आया? तो इसलिए ये नोटेशन लगाता हो तो इसमें से अगर एक का भी जेंडर पता चला है तो ऑटोमेटिकली दूसरे का पता चल जाएगा। अगेन यहां देखो, यहां क्या लिखा हुआ है, ए बी की पत्नी है। अब ए जो है वो किसकी पत्नी है, बी की। तो ए पत्नी है बी की, तो ऑब्वियसली बी क्या हो गया, यहां पर पति हो गया। तो शायद आपको यहां पर जेंडर को कैसे लिखना होता है, कैसे क्या करना होता है, आपको वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्ड करिएगा। ओके, चलिए यहां तक आपने कर लिया होगा। अब अपन अगले वाले अपने क्वेश्चंस पे आते हैं कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है हमें। ओके, देखो अब इस क्वेश्चन को देखिए, यह बोला हुआ है, अभी मैं इसको ड्रॉ करता हूं पूरा। इसने बोला पी क्यू का पुत्र है, तो ये रहा क्यू और इस क्यू का पुत्र कौन है, पी है। और पुत्र होना मतलब प्लस होगा, अभी सिखा चुका हूं। लेकिन क्यू पी का, अब ये देखो ये इसका पुत्र, तो ये पिता या माता में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसने कह दिया कि वो इसका पिता नहीं है, और पिता नहीं है तो माता। जैसे ऐसे बोलेगा वो मेरा भाई नहीं है तो ऑटोमेटिकली बहन होगी, और बहन नहीं है तो भाई हो गया, और वो मेरा भाई है तो फिर भाई हो गया वो है। तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि इस क्वेश्चन के लिए क्यू माता है किसकी, पी की, और पी उसका क्या है, प्लस है, प्लस है तो पुत्र है, और माइनस है तो पुत्री है। ओके, अब यहां से क्या बोला, पी का क्यू से क्या संबंध होगा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, इस कॉन्सेप्ट के लिए हमेशा याद रखना। देखो देखो यहां पर कितने हैं, पी और क्यू हैं, तो पी और क्यू के बीच में रिश्ता तो आ गया आपके पास, रिश्ता तो आ गया कि पी है और क्यू है, क्यू माता है और पी पिता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ब्लड रिलेशन में दो होती है, एक तो आपको डायग्राम बनाना कि क्या क्या उनके बीच में रिलेशन हो सकते हैं। अब पी और क्यू के बीच में रिलेशंस क्या क्या हो सकते हैं, माता या पुत्र वाला, तो ऑप्शन तो मेरे यही आएगा। लेकिन एग्जैक्टली उसने पूछा कौन सा है, माता पूछा या पुत्र, ये उससे भी बड़ी समस्या है। तो इस स्लाइड को, ये जो मैं चीज आपको बताना चाहता हूं, ये समूह आधारित में ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम फाइनल आंसर कैसे देंगे, यानी कि आपको किस रिश्ते के बारे में, यानी किसके बारे में, किसका रिश्ता ज्ञात करना है, किसका रिश्ता पूछा है, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। यानी क्वेश्चन में आपको पता तो चल जाएगा कि सर इसके बारे में बात हो रही है, इसके बारे में बात हो रही है, आपको पता चल गया कि भाई क्यू का रिश्ता है, पी का रिश्ता है, लेकिन एग्जैक्टली उसने किसके रिश्ते के बारे में पूछा है, क्या पूछा है, उसके हमें चर्चा करनी है। तो इसलिए हम यहां पर बिल्कुल समझेंगे। अब देखो यहां पर पी और क्यू को लेकर के ही मैं बात करूं तो एक एग्जामिनर पी और क्यू को लेकर के आपसे 5 क्वेश्चन बनाता है। पहला क्वेश्चन यही बना लेगा, पी तथा क्यू का आपस में क्या संबंध है, पी तथा क्यू का आपस में क्या संबंध है। पहला क्वेश्चन बच्चों ये पूछेगा। दूसरा ये पूछेगा पी का क्यू से क्या संबंध है। तीसरा यह पूछ सकता है
Q से P का क्या संबंध है। अब मैं ये जैसे लिख रहा हूं, आपको आंसर्स पता है, आप जहां पर भी मेरी बातें सुन रहे हो, मैं जो जो क्वेश्चंस लिख रहा हूं आप उनके आंसर्स अपनी तरफ से देने की कोशिश करना, फिर चेक करना कि क्या मैंने जो लिखा और आपकी जो सोच है वो मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। यहां से दूसरा पूछेगा Q से P का क्या संबंध है। क्या संबंध है। नेक्स्ट आ गया P Q का क्या लगता है। P Q का क्या लगता है। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। यहां से P Q से किस प्रकार संबंधित है। किस प्रकार संबंधित है, ये बात आई। अब आप यहां पर एक बात सुनना, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। देखो यहां पर P और Q ही है, लेकिन P और Q के बीच में, इन दो लोगों के बीच, आप कहीं पर भी जब रिश्ता पूछेगा तो दो लोगों के बीच में पूछेगा, लेकिन दो लोगों के बीच में रिश्ता पूछने के 5 हैं, और 5 में से ये जो 4 है इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें तो दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि तथा और आपस में, तो आपस का मतलब दोनों का रिश्ता पूछा है, तो दोनों का मतलब P का भी आएगा और Q का भी आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में पहले P नाम आया, तो P का रिश्ता क्या है, पुत्र, और Q का रिश्ता क्या है, माता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो रहने वाला है वो रहने वाला है पुत्र और माता। सही जवाब जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, पुत्र और माता का। बिल्कुल, अब माता पुत्र भी हो सकता है ऑप्शन में, लेकिन अगर पुत्र माता, माता पुत्र दोनों हो, तो जिसका नाम पहले आता है उसको पहले रखो, उसको बाद में, तो इसमें तो दिक्कत नहीं आई होगी, सबको कर लिया होगा आराम से। लेकिन इन चारों में दिक्कत आएगी आपको। इन चारों में दिक्कत क्या आएगी कि भाई यहां देखो P का Q से क्या संबंध है, तो जहां बैठे हो आंसर देके बताओ क्या आएगा, माता आएगा या पुत्र आएगा, आ गया होगा। फिर Q से P का क्या संबंध है, माता आएगा या पुत्र आएगा, जहां बैठे हो वहां बोल के बताओ। बिल्कुल। फिर P Q का क्या लगता है, आप जहां बैठे हो वहां से बताओ, सोच के बताओ इसका क्या आंसर आएगा। P Q से किस प्रकार संबंधित है, इसका आंसर आएगा। अब देखो इसको करते हैं, जब भी हमसे कभी क्वेश्चन में रिश्ता पूछेगा तो एक वर्ड देगा बच्चों, कौन सा, का लैंग्वेज का अर्थ होता है, इंग्लिश का वर्ड है का, वैसे हु भी रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इंग्लिश लैंग्वेज आएगी तो हु, का, और का ना आपा लोकल लैंग्वेज में वापरली भाषा हम क्या करा, कौन आयो है, तो का मतलब हमेशा हमें यहां क्या समझना है, कौन समझना है, और कौन का मतलब कौन, तो जिसके साथ का लगता है ना हमें उसका रिश्ता बताना है, यानी कि का जहां लगा हुआ है उससे पहले वाले का। तो यहां देखो, यहां का लगा हुआ है, और का किससे पहले लगा हुआ है, P से पहले, तो यहां जो रिश्ता है वो किसका पूछा है, P का पूछा है, Q का नहीं पूछा है। तो यहां क्या बोला, P का Q से क्या संबंध है, तो P का रिश्ता, और P इस क्वेश्चन में क्या है, पुत्र है, तो यहां आंसर अपना क्या आ जाएगा, पुत्र हो जाएगा। आई थिंक आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अगेन आओ, या तो का मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस सीधी सी बात है। यहां देखो Q से P का मिला तो दोबारा फिर किसका रिश्ता पूछ लिया, P का रिश्ता पूछ लिया, और P इस क्वेश्चन में क्या है, पुत्र है, तो इस क्वेश्चन का भी जवाब माता नहीं होने वाला, यहां पर भी आंसर क्या आएगा आपका, पुत्र आएगा। नेक्स्ट, फिर बोला P Q का क्या लगता है। अब यहां आप कहोगे सर का तो आया है, लेकिन बेटा एक बात सुनना, ये जो दोनों है ना, ये जो दोनों वो एक होते हैं, ये दोनों एक है। यहां का आया है लेकिन लैंग्वेज पढ़ो, हर बार का मतलब नहीं है, क्योंकि इसका समीकरण किसने बिगाड़ दिया, इसका समीकरण बिगाड़ दिया इस कोमा ने। और कोमा का अर्थ आप जानते हैं, रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो, वो हिंदी में हमारे सर भी आपको सिखाते थे और आप भी जानते हो, तो वो वाली बात है। कोमा से इसका सेंस चेंज हो गया। रीजनिंग में हमेशा एक सेंस होता है, वो सेंस जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे आंसर तो आएगा, लेकिन वो सही है या गलत वो आंसर की से पता चलेगा। लेकिन हम आंसर की का वेट नहीं करना, हमें तो खुद सही करके आना, इसलिए हर वर्ड को आपको अच्छे से समझना है। P Q का क्या लगता है, तो Q का क्या लगता है, इसका मतलब ये होगा कि Q है वो P को क्या बोलेगा, इसका मतलब क्या हो गया, P Q का क्या लगता है, इसका मतलब P है वो Q का क्या लगता है। तो यहां अगेन आपको रिश्ता Q का नहीं बताना है, का लगा हुआ होगा फिर भी, क्योंकि इस कोमा के कारण है, तो रिश्ता P का बताना है। और P यहां पर दोबारा आपका आंसर क्या है, P दोबारा मेरा यहां पर आंसर क्या है, पुत्र है, तो अगेन मेरा आंसर यहां पर क्या आ जाएगा, पुत्र आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, अब ये देखो दोनों लाइन एक ही है, बस बोलने का तरीका, P
Q से किस प्रकार संबंधित है, यानी P Q का क्या लगेगा, तो Q है वो P को क्या बोलेगा। तो अगेन आपको यहां इस लाइन में भी किसका रिश्ता बताना है, P का रिश्ता बताना है। और P इस क्वेश्चन के लिए हर बार क्या रहने वाला है, पुत्र रहने वाला है। आपने नोट किया हर क्वेश्चन का आंसर पुत्र ही क्यों आया। आप में से शायद बहुत सारे बच्चों का आंसर पुत्र ना आके एक का माता आ गया होगा, लेकिन मैं यहां बता रहा हूं कि हर आंसर पुत्र क्यों है। पुत्र इसलिए आया क्योंकि लैंग्वेज चाहे चेंज कर देगा, लैंग्वेज चाहे चेंज कर देगा, लेकिन उस लैंग्वेज के अंदर जो उसने पूछा है वो किसके बारे में पूछा है, हर बार वो किसके बारे में पूछ रहा है, पी के बारे में। और पी हर क्वेश्चन में आपके लिए क्या रहने वाला है, इस क्वेश्चन के लिए पुत्र रहने वाला है। तो जब जब भी पी का रिश्ता पूछेगा तो पुत्र जवाब आएगा, और अगर क्यू का रिश्ता पूछेगा तो माता। तो शायद आपको यह समझ में आ गया होगा किसका रिश्ता पूछा और हमें कैसे जवाब देना। क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि किसका रिश्ता उसने पूछा है। क्लियर हुई मेरी बात, बिल्कुल। अब ऊपर वाले क्वेश्चंस पे अपन चर्चा करते हैं। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये का लगा हुआ है, का किसके पास लगा हुआ है, पी के पास, और पी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र। तो अब एक बात समझने की कोशिश करो, पहली लाइन पढ़ो, पी क्यू का पुत्र है। तो पी तो पहले ही इसने बता दिया कि पी क्या है, पुत्र है। तो फिर आपका आंसर तो माता क्यों आया, आपका आंसर माता इसलिए आया क्योंकि आपने इस लाइन को ना समझकर आपने इस पर जोर दे दिया। लेकिन क्यू पी का क्या नहीं है, पिता नहीं। अब क्यू है वो पी का पिता नहीं है, तो क्यू क्या हो गया, माता। तो एक बात बताओ बच्चों, जब आपने इसको क्यू पी का पिता नहीं करके माता किया तो रिश्ता किसका पता चला, क्यू का। तो क्यू माता है, नो डाउट, बिल्कुल है, लेकिन यहां रिश्ता क्यू का थोड़ी पूछा उसने, पूछा किसका है रिश्ता, पी का पूछा है। तो जवाब पुत्र आएगा, न कि माता। अब अगर पुत्र ऑप्शन में नहीं होता तो देखो एक बात सुनना, इन दोनों ऑप्शंस में बता दो तय नहीं और कोई नहीं का अंतर क्या होता है। तय नहीं का मतलब है आपने ये कह दिया कि वो मेरे पिता हैं, तो अब आप क्या हो, आप बेटा या बेटी। तो इस केस में आंसर आता है जब आप तय नहीं कर पाते कि बेटा होगा या बेटी होगा, उसको बोलते हैं तय नहीं। लेकिन आपने उसका आंसर निकाल लिया, मान लो यहां पुत्र न होकर एक ऑप्शन में ये पुत्री होता, ये ऑप्शन क्या होता, पुत्री होता, तो आप कहोगे क्या माता हो सकता है, बोला नहीं। पुत्री हो सकता नहीं। क्या तय नहीं होगा, नहीं, हमने तय कर लिया। तो उस केस में आंसर क्या होता है, कोई नहीं। कोई नहीं का मतलब है शेष विकल्प में जो आपको आंसर चाहिए वो आंसर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर किस पर जाता है, कोई नहीं पर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको समझने हैं, एक तो तय नहीं और एक कौन सा वाला, कोई नहीं। बिल्कुल इन दोनों पर आपको अच्छे से चर्चा करनी है। आई थिंक आपको पूरी अच्छे से मेरी बातें समझ में आ गई होगी। अब आते हैं अपन क्वेश्चंस के ऊपर। ये देखिए, ये क्वेश्चन है आज आपके लिए, पढ़िए इसको और देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को देख करके आपको पढ़ना है। तो आज की क्लास के जो मैंने आपको रिलेशन सिखाए उन सभी रिलेशंस को आपको पढ़ना है, समझना है, आइडेंटिफाई करना है कि किसके बारे में पूछा है। ये बेसिक क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है। इसके बाद क्वेश्चन चलेंगे, हर टाइप के आपके सामने मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा। पहले समूह वाले बात करेंगे, फिर परिवार के कुल सदस्य, उसके बाद में तस्वीर और सबसे लास्ट में कोड आधारित। इस तरह से चारों टाइप्स के अपन क्वेश्चंस की चर्चाएं करते जाएंगे। बिल्कुल उसके लिए इत्मीनान से देखना। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आज आपके लिए HW छोड़ के जा रहा हूं कि आप आए, आज इसको आप करें और कल आते ही अपनी क्लास, जो अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होती है उस क्लास में इस क्वेश्चन का मैं आपके सामने सॉल्यूशन लेके आता हूं। तो ये क्वेश्चन है और आपको देखते ही पता चल गया होगा कि फर्स्ट ग्रेड ग्रुप 2018 तो आपके आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो आप क्या इस क्वेश्चन को विदाउट मेरी हेल्प के भी आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अपन अच्छे अच्छे हर लेवल के क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।